हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उनका हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं इनको आप पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक आज का सेशन है 2 क्वेश्चन लिए हैं। कहाँ से? GS3। एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है और दूसरा क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी से। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और हमेशा की तरह सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ओशियन डीऑक्सीजनेशन, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाएगा। इट मीन्स इसको आपको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में कि ये होता क्या है। ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेट्रीमेंटल यट अंडर रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन इंड्यूस्ड ये भी एक कीवर्ड हो गया। उसके बाद क्या पूछा गया? बेसिकली स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये कितना खतरनाक है, कितना हार्मफुल है। इसके कॉजेस क्या हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। साफ साफ यहाँ पे पूछा गया है कॉजेस क्या हैं। इसके बाद इसकी इम्प्लीकेशंस, उसमें भी साफ साफ पूछा गया है कि सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन आपको बतानी होगी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओशियन डीऑक्सीजनेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसको आप डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि IUCN की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ओशियन डीऑक्सीजनेशन को लेके काफ़ी सारे फिगर्स दिए हुए थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो रिपोर्ट आपके आंसर में होनी चाहिए, तो उसका इफेक्ट अलग ही होगा कि किस तरह से जो ओशियन में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है, तो वो आपको बताना होगा। फिर उसके क्या कॉजेज हैं वो बता दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, तो इसी तरह के कॉजेज आपको बताने होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और फिर क्या इम्प्लीकेशन है सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट पे, क्या इम्प्लीकेशन है ये आपको बतानी होगी। और सबसे एंड में आपको कंक्लूड कर देना होगा। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए, रिपोर्ट में क्या फैक्ट्स हैं वो बताइए, क्या कॉजेज हैं, क्या इम्प्लीकेशन है और क्या कंक्लूजन होगा। ये डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो आपको एड्रेस करने होंगे इस आंसर में। 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो आप बताइए कि ओशियन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है। अब देखिए इसको समझना काफ़ी आसान है। इस वर्ड से आप समझ जाओगे कि ओशियन में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है, इसी को कहा जाएगा डीऑक्सीजनेशन। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेनली ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन्स। तो ये चीज़ अगर आपने नहीं लिखी है डेफिनेशन में तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये चीज़ आनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बेसिकली ड्यू टू जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से होता है। किस तरह की एक्टिविटीज़? जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ये सब आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? एनवायरनमेंट। तो अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो शंकर IAS को रिवाइज कर लो। ठीक है, वो जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और आपके प्रीलिम्स में भी वो काफ़ी काम आएगी।
एंड ये क्लाइमेट चेंज, यूट्रोफिकेशन, इन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना होगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, वो आपको कुछ फैक्ट्स बताने होंगे कि किस तरह से ये जो ऑक्सीजन का लेवल है ये कम हो रहा है, और इसके लिए बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, IUCN की रिपोर्ट है, ओशियन डी ऑक्सीजनेशन, ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि ऐसे एरिया जहाँ पे लो ऑक्सीजन है वो एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट भी बताया हुआ है कि बिटवीन 1960 से 2010, ठीक है, 2010 के बीच में जो ग्लोबल ओशियन ऑक्सीजन है उसमें 2% का डिक्रीज हमको देखने को मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो अगर आपको नहीं पता हो तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट वाला, तो वहाँ पे आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाय 2100 क्या प्रिडिक्शन किया गया है कि 3 से 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लॉस हो रहा है ना, ये बेसिकली जो अपर लेयर होती है 1000 मीटर की, वहीं पे हो रहा है। अब देखिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो मरीन स्पीसीज होती हैं वो इसी लेयर में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो रिच लेयर होती है। तो अगर यहीं पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पर्पज़ है इस पॉइंट को समझाने का। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि क्या फिगर हैं, क्या फैक्ट हैं, और क्यों ये एक डेंजरस चीज़ है। अब क्या पूछा गया है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। अब देखिए कॉजेज़ आपको ह्यूमन कॉजेज़ बताने होंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 इज़ क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 इज़ कल्चरल यूट्रोफिकेशन। देखिए कल्चरल मतलब क्या होता है, जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी फास्ट लेवल पे न्यूट्रिएंट एनरिच होते हैं, उसको कहा जाता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। शंकर IAS में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। और लास्ट कॉज क्या है, फॉस्फोरस साइक्लिंग। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज ह्यूमन इंड्यूस्ड है, और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो सिमिलरली जो ओशियन का जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो वार्म वाटर हो जाएगा। अब देखिए जब वाटर वार्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब वो जो वाटर है ना वो ऑक्सीजन को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वार्मर वाटर की, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन को कम होल्ड करता है। तो इससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, डेंसिटी कम हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जो बायंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो होगा क्या कि वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो एक तरह की लेयर बन जाएगी कि वार्मर वाटर ऊपर होगा। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे तो वार्मर वाटर होगा और यहाँ पे कूलर वाटर होगा, ठीक है। अब इस तरह की जब लेयर बन गई, और क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस है, तो अब जो वाटर की जो मिक्सिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। वाटर की मिक्सिंग नहीं होगी तो जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी रिसाइकलिंग भी नहीं होगी। ये सब चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ये सब इंटरलिंक्ड है, और इनको आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब मिक्सिंग कम हो रही है, ठीक है, तो जो डीपर वाटर है वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, और जब ऑक्सीजन कम पहुँचेगी तो होगा क्या कि जो स्पीसीज़ हैं वो उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हाइपोक्सिया हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। तो ये सबसे पहला कॉज है क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन। देखिए इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गए, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे ओशियन में, जो वाटर बॉडी है। और इससे होगा क्या, एल्गल ब्लूम होता है, ये आपने पढ़ा होगा। और एल्गल ब्लूम से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और एंड में क्या होता है, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक कॉज है। सिमिलरली फॉस्फोरस साइक्लिंग, ये भी वही बात हो गई, जो फॉस्फेट जो न्यूट्रिएंट हैं वो ज़्यादा होंगे, उससे क्या होगा, सेम एल्गल ब्लूम वगैरह हो जाएगा। तो ये कॉजेज हैं जो आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहली इम्प्लीकेशन हम बात करते हैं एनवायरनमेंट पे। तो देखिए सबसे पहला बात कर सकते हैं कि इम्बैलेंस हो जाएगा मरीन लाइफ में। देखिए किस तरह से, देखिए जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा
तो ऐसी स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, मीन्स उनको अगर ऑक्सीजन कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो वहाँ पे रह लेंगे। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे कहाँ पर, उन एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी अवेलेबल है। जैसे कि जो शैलो डेप्थ वाले एरिया होते हैं तो वहाँ पे चले जाएंगे। अब देखिए शैलो वाटर्स में क्या दिक्कत होती है कि वहाँ पे फिशिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊं। देन जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है उसमें डिसरप्शन आएगा। देखिए क्योंकि वाटर की मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, एक तरह की स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, लेयर बन जा रही है, वार्मर वाटर ऊपर है, कोल्ड वाटर नीचे है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी, ठीक है। इससे जो इकोसिस्टम है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। देन इट विल इंटेंसिफाई ग्लोबल वार्मिंग। देखिए अगर डीऑक्सीजनेटेड वाटर है तो उससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये सब गैसेज कहाँ पे जाएंगी, एनवायरनमेंट में जाएंगी। देन अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो इससे ओशियन एसिडिफिकेशन भी बढ़ेगा, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी को इश्यू होना नहीं चाहिए इसमें। तो ये सब इम्प्लीकेशन होगी एनवायरनमेंट के ऊपर। देन सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होंगी। अब देखिए जब डेथ हो रही है रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे तो आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्योंकि देखिए एल्गल ब्लूम वगैरह हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज हैं इनमें जो टॉक्सिक लेवल होता है काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आप उस प्रोडक्ट को आप खा रहे हो, मान लो आपने फिश वहीं की आप खा रहे हो, तो आपकी हेल्थ पे भी निगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी इम्प्लीकेशन ऑन हेल्थ, ठीक है। एंड दोनों ही पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए आप चाहें तो उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, अलग से हेडिंग बना सकते हैं, बट क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट हो जाएगा तो आप क्या करो, कंक्लूजन में इसको शामिल कर दो कि भाई हमको क्या करना चाहिए। तो हमको ये करना चाहिए कि जो इसके रीजन्स हैं, जो कॉजेज हैं, उनको हमको एड्रेस करना चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं उनको कम करना चाहिए। जो ये यूट्रोफिकेशन हो रहा है इसको हमको नहीं होने देना है, ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ओशन में ना पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह के एफर्ट्स हमको करने चाहिए, वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन। तो देखिए इसी तरह से जो दोनों पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के वो हमने एड्रेस कर लिए हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये एक 10 मार्कर है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि डाटा प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट ए प्राइवेसी इश्यू, इट इज ऑल्सो ए नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। डिस्कस, इसको आपको डिस्कस करना है। क्या पूछा गया है कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन है, कि आपको डेटा की सुरक्षा करनी है, ये केवल एक प्राइवेसी का इशू नहीं है, केवल गोपनीयता का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमको बड़े लेवल पे सोचना चाहिए कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा क्यों गया है। देखिए जब भी हम डाटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें डिबेट क्या आती है, सबसे बड़ी मैक्सिमम फोकस क्या होता है, इंडिविजुअल प्राइवेसी, कि जो इंडिविजुअल सिटीजन का डाटा है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारा फोकस इसी पे होता है। लेकिन देखिए इसकी एक ब्रॉड डायमेंशन भी है, वो है नेशनल सिक्योरिटी, तो उसको भी हमको शामिल करना चाहिए, वो एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। लेकिन हम केवल प्राइवेसी की बात करने लग जाते हैं जब भी हम बात करते हैं डाटा प्रोटेक्शन की। लेकिन क्योंकि आजकल हर चीज़ में ही डाटा है, तो डाटा प्रोटेक्शन में नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बड़े लेवल पे शामिल होता है, और उसको आपको यहाँ पे समझाना है कि किस तरह से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपको ये बताना होगा कि किस तरह से डाटा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी, और यही चीज़ पूछी गई है। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होगा, उसके बाद आप बताइए कि क्यों ये एक तरह का नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये बता दीजिए, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। एक 10 मार्कर है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पार्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो आप बता दीजिए कि डाटा प्रोटेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम करप्शन, कॉम्प्रोमाइज और लॉस, कि जो आपका जो डाटा है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखिए
क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्या डिबेट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मेनली जो फोकस होता है वो होता है प्राइवेसी के ऊपर। और भले ही आप आईटी एक्ट देख लीजिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल देख लीजिए, तो यहाँ से समझ में आता है कि फोकस किस चीज़ के ऊपर है, ऑन कीपिंग पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो हमको एक ब्रॉड डायमेंशन में बात करनी है। अब आप बताइए कि किस तरह से ये जो डाटा है ना, ये डाटा नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखिए डाटा किसके पास है, जो कंपनीज हैं उनके पास है। तो ये कंपनीज किस तरह से डाटा को कलेक्ट कर रही हैं, हैंडल कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, क्या कोई अनऑथोराइज पर्सन है जिसके पास डाटा है, कोई थर्ड पार्टी जो उसको यूज़ कर रही है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो नेशनल सिक्योरिटी को। कैसे, वो हम देख लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए अगर हम डिफेंस की बात करें तो भले ही वो ड्रोन हो, भले ही वो टैंक हो, तो विद टाइम सब में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सब में डाटा का यूज हो रहा है। अगर ये डाटा किसी ऐसे आदमी के पास चला गया जो जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, तो बेसिकली हमको इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरा देखिए क्या है कि काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, वो डाटा की फॉर्म में ही होती है। तो अगर वो किसी ऐसे आदमी के पास चली जाए, वही सेम चीज़ है, तो हमको ना जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि क्या एग्जांपल दे सकते हो, अभी जब राफेल वाला इशू हुआ था तो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। देन आप ये भी लिख सकते हैं कि देखिए जो डाटा सोशल मीडिया कंपनीज के पास है तो वो उसको यूज़ कर सकती हैं। जैसा कि अभी यूएस इलेक्शन में सामने आया था ऑक्सफोर्ड एनालिटिका केस। ठीक है, वो चीज़ आपको पता होगी। तो वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, कि किस तरह से आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। देन डाटा के थ्रू आप हैकिंग वगैरह कर सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रॉड्स वगैरह कर सकते हैं, बैंक में आप हैकिंग वगैरह कर सकते हो, पैसा वगैरह ले सकते हो, तो ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है। देन देखिए हमने क्वेश्चन किया था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, कि रेलवे हो गया, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब आज की डेट में डाटा पे डिपेंडेंट है। इवन पावर ग्रिड, ठीक है, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो सब डिपेंड करते हैं डाटा पे। तो हमको डाटा को प्रोटेक्ट करना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे आप देख लीजिए कि डाटा का यूज़ आप देखिए कि हेट स्पीच वगैरह कितनी होती है। ठीक है, तो डाटा प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपने यहाँ पे समझा दी। अब इसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, कि जब आप डाटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो प्राइवेसी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी जो कंपोनेंट्स है, जो दूसरी डायमेंशंस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए। और ये जितने भी इश्यूज हमने बताए हैं, तो इससे ये चीज़ तो साबित हो ही गई है कि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और डाटा का रोल उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेजर्स लेने चाहिए। आप क्या मेजर लिए गए हैं वो बता सकते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट बात करती है डाटा लोकलाइजेशन की, तो इस तरह के जो एफर्ट्स किए गए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, इसको आप अपने वर्ड्स में, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट क्योंकि 10 मार्कर है तो ज़्यादा स्पेस होगा नहीं आपके पास, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है जहाँ पे हम दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वो तो ख़त्म हो गया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं, लर्नर की जो आंसर शीट्स हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओशियन डी ऑक्सीजनेशन का इन्होंने डेफिनेशन बताई है, लेकिन डेफिनेशन इम्प्रॉपर है। ठीक है, इम्प्रॉपर डेफिनेशन है। आपको ये बताना होगा कि मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो आपने यहाँ पे नहीं बताई हैं। फिर आपने बताया है कि ऑक्सीजन 2 लेयर में होती है। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए हमेशा आप ये देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्योंकि देखिए आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्पेस लिमिटेड होता है। और अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं करेंगे, भले ही आप जो लिख रहे हैं वो सही है, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डिमांड क्या है वो आप बताइए। क्या पूछा गया है कि ओशियन डी ऑक्सीजनेशन क्या होता है, केवल इतना बता दीजिए। फिर आपने
एग्जाम्पल दिए हैं बाल्टिक सी के और ब्लैक सी के, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इस पे डेफिनेटली आपको एक एज मिलेगी, ठीक है। फिर आपने बताया कि इससे आप कह सकते हो कि किस तरह से लो लेवल ऑक्सीजन हो रहा है। तो देखिए हमने बात की थी डाटा की, तो वो डाटा न बता के आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो ये भी चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद कॉजेस क्या है, क्लाइमेट चेंज। अब देखिए यहां पे आपने क्या लिखा है कि एवरीवन नो दैट वार्मर ओशियन वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये थोड़ी आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, ऐसा मत करिए। अब देखिए ये जो लिखा है ना आपने एवरीवन नो दैट, तो भाई ऐसा मत लिखो यार, काफ़ी लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्लेम मत करो कि ये चीज़ हर किसी को पता होती है, ठीक है, तो ऐसा मत लिखो। फिर आपने बताया कि इससे मिक्सिंग कम हो जाएगी, ये सही बात है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो कि जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी रिसाइकलिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट और आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। देन आपने बताया यूट्रोफिकेशन, सही बात है, ये पॉइंट भी आपने सही लिखा है। देन आपने बताया कि ये जो साइक्लोन आया था, अब देखिए आपको यहाँ पे केवल जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वही लिखनी है, तो साइक्लोन यहाँ पे आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। और देखिए वैसे भी स्पेस काफ़ी लिमिटेड होता है और आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, थोड़ा कम आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना चाहिए। फिर आपने बताया इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक। अब देखिए पूरी हेडिंग लिखी है, ठीक है, कि सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, ठीक है, ताकि मतलब समझ में आए, ठीक है। ये आपकी हेडिंग सही नहीं है, इसको आपको अच्छे से लिखना होगा। आपने बताया है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, फिशिंग एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, टूरिज्म वगैरह कम हो जाएगा। देखिए हेल्थ का इशू भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने एनवायरनमेंट पे क्या है कि इससे क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, सही बात है, डेड जोन्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, जो मरीन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डेफिनेटली आपने सही लिखा है। कुछ एक पॉइंट आपने छोड़ दिए तो उनको आपको शामिल करना होगा, थोड़ा कंटेंट आपको एनरिच करना होगा, ठीक है। फिर आपने क्या बताया, एक अलग से पैराग्राफ लिखा है कि भाई ये जो इशू है ये काफ़ी सीरियस है, इससे क्या होगा फर्दर जो क्लाइमेट चेंज है वो इंटेंसिफाई होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट आपने लिखा है ना, ये पॉइंट सही है, लेकिन इसको ब्रीफ में लिखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो वर्ड लिमिट है वो आपने एक्सीड कर दी है, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, वो एडवाइस ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जो मेंस की जो वर्कबुक होती है ना उस पर अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप रजिस्टर पे लिखते हो ना तो आपको वर्ड लिमिट का पता नहीं चलता है, तो उस पर आप अटेम्प्ट करो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना कंटेंट आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। देन आपने कंक्लूड किया है कि सो वी रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन एंड द बिहेवियर ऑल्सो। अब देखो ये जमा नहीं ना, सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये है मेरी ऑब्जर्वेशन, डिमांड को समझिए, जो अननेसेसरी पॉइंट है उनको मत लिखिए, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और रजिस्टर की जगह जो मेंस वर्कबुक होती है उस पर आप आंसर्स को अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक 10 मार्कर है और मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। देखिए इन्होंने सबसे पहले बताया है कि डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, ये सही है। फिर इन्होंने क्या बताया कि डाटा प्रोटेक्शन हैज़ बिकम a mere requirement of everyone because of the increase in the amount of data generation and storing of data. The data is not only restricted to saving any individual's password और user ID। देखो क्या मतलब है इसका, ये कोई एनसीईआरटी तो है नहीं कि आप एकदम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। एक 10 मार्कर है, स्पेस लिमिटेड होता है, वैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो ये जो आपने लिखा है ना इसके मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो केवल जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही दीजिए, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है ये आपने समझा दिया पहले ही, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है, नाउअडे एवरी इनपुट वी गिव इन आवर स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स। देखिए फिर से आप उसी को समझा रहे हैं कि किस तरह से डाटा जनरेट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जो डाटा जनरेट हो रहा है, जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोटेक्शन, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी चीज़ सही नहीं है, नहीं लिखना। फिर आपने बताया कि डाटा से हमको पता चल सकता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल वेक्स अप, क्या वो इंटरनेट पे देख रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पता कर सकते हो, प्लेसेस जो उसने घूमे हैं। तो देखिए मतलब नहीं है ना,
अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए इससे होता क्या है कि जो एग्जामिनर है उसका दिमाग खराब हो जाएगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा मुझे घुमा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत करो, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको लिखनी है। फिर आपने बताया कि इन पास्ट डिकेड देयर हैज बीन अ मैसिव अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन द यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलोंगसाइड द इंडिविजुअल द गवर्नमेंट और ऑल्सो मेकिंग अ स्विच ऑफ देयर फंक्शन। तो देखिए ये जो पैराग्राफ आपने लिखा है ना, ये इससे पहले जो 2-3 पैराग्राफ आपने लिखे हैं उसका जिस्ट है, तो ये लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड को आप एड्रेस कर रहे हो। लेकिन जो शुरू के पैराग्राफ आपने लिखे हैं वो सही नहीं है। फिर आपने बताया कि दीज डाटा विद द गवर्नमेंट आर वेरी सेंसिटिव एज वेल। तो देखिए यही तो की डिमांड है क्वेश्चन की, ठीक है, यही तो की डिमांड है। तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, वो आपने नहीं किया। आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं और उसमें भी काफ़ी सारी डायमेंशन आपने मिस की हैं। देखिए पूछा क्या गया है, नेशनल सिक्योरिटी, तो वो सारे एस्पेक्ट आने चाहिए। आपने क्या लिखा है कि एथनिक बैकग्राउंड क्या है, कोवर्ट एजेंट्स कौन से हैं, हेल्थ डाटा, तो काफ़ी सारे जो डाटा हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं वो आपने मिस कर दिए हैं। और ये डाटा कौन से हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आपने ना क्या बताया कि जैसे बैंक फ्रॉड्स वगैरह हुए हैं तो इसको ब्रीफ में लिखो, इतना एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जितना स्पेस आपने एक पॉइंट को दिया है यहाँ पे आप 3 पॉइंट लिख सकते थे। और देखिए 10 मार्कर है, यहाँ पे स्पेस बहुत मैटर करता है। फिर आपने 2 केस स्टडी बताई हैं, एक तो कि किस तरह से वोट्स को इन्फ्लुएंस किया गया है और दूसरा पेगासस वाला। अब देखिए अगर 15 मार्कर होता तो शायद आप 2 केस स्टडी दे दो, लेकिन 10 मार्कर है तो एक काफ़ी है, और उसको भी इतना एक्सप्लेन मत करो। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने रजिस्टर पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर आप मेंस वर्क बुक पे अटेम्प्ट करते तो आपको पता चल जाता कि भाई इतना तो स्पेस मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपने कंटेंट लिखा है ये बेसिकली जो 15 मार्कर है मुझे लगता है कि उसके लिए भी ये ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा मत करो, 2 की ज़रूरत नहीं है, 1 केस स्टडी काफ़ी है। फिर आपने जो देखिए पेगासस इशू, यहाँ पे आपने क्या लिखा है कि द ऑनगोइंग इशू ऑफ ए स्पाईवेयर यूज्ड। तो देखिए अभी ये पक्के से प्रूफ नहीं है कि इसका यूज हुआ है ना, तो एलिगेशन ये वाला वर्ड आपको यूज करना चाहिए, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। फिर आपने कंक्लूड किया है। अब देखिए कंक्लूजन में आपने मुझे लगता है 8-10 लाइन यहाँ पे लिख दी है। देखिए 10 मार्कर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 मार्कर में आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, और अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन, इतना बड़ा नहीं चलेगा, इसको 2 से 3 लाइन में आपको लिखना होगा। और वैसे भी जो आपने कंटेंट लिखा है कंक्लूजन में वो सही नहीं है, ठीक है। आपको कुछ सोल्यूशन वगैरह यहाँ पे देना चाहिए, थोड़ा इंप्रूव हो सकता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ठीक है, ये आपको राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए है, ठीक है, ताकि जो मेन एग्जाम होगा वहाँ पे आप किसी तरह की गलती ना करें। यहाँ पे तो आप गलती करेंगे तो हम हैं जो उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन उनसे आपको सीखना है, उनको फिर से रिपीट नहीं करना है। यही इस सेशन का, इस सीरीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी आंसर राइटिंग है वो एकदम परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत होइए, जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करिए, डेफिनेटली कुछ टाइम में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और हमारा मेन जो गोल है वो क्या है कि उस दिन जब मेंस का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे हम कोई गलती ना करें। यहाँ पे जितनी चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बैठे हैं जो उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।